हेलो, वेलकम टू टुडेस क्लास। रेलवे कर्मचारियों को जो यात्रा की सुविधाएं मिलती हैं, उनके पीछे कौन से नियम काम करते हैं? आइए आज समझते हैं 1986 के रेलवे सेवा पास नियमों को, जो ये तय करते हैं कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को यात्रा का अधिकार कैसे और कितना मिलता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इन नियमों के परिचय से, फिर यात्रा की आम शर्तों को समझेंगे, इसके बाद ड्यूटी पास, मेटल पास और दूसरे खास पासों की बात करेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी विशेष प्रावधानों पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये सिर्फ यात्रा के टिकट नहीं है। ये नियम असल में रेलवे की पूरी कार्यप्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक सुविधा भी हैं और संगठन को सुचारू रूप से चलाने में मदद भी करते हैं। तो ये जो रेलवे सेवा पास नियम 1986 हैं, ये आधिकारिक तौर पे इस यात्रा सुविधा को एक सहायक लाभ या एंसिलरी बेनिफिट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवा का एक अभिन्न अंग है, जो उन्हें और उनके परिवारों को काम के लिए, निजी यात्रा के लिए या फिर किसी खास मौके के लिए देश भर में सफर करने में मदद करता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये नियम क्या हैं, तो चलिए उन आम शर्तों को देखते हैं जो हर तरह के पास पर लागू होती हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी पद पर हो। ये वो बुनियादी नियम हैं जिन पर पूरा पास सिस्टम टिका हुआ है। यहाँ नियमों में एक बहुत अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। देखिए, आमतौर पर तो पास सबसे सीधे रास्ते के लिए ही जारी होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता चुनना है और वो सीधे रास्ते से सिर्फ 15% तक ही ज्यादा लंबा है, तो उसकी भी इजाजत है। और दिलचस्प बात यह है कि लंबी दूरी की तेज ट्रेनों के लिए इस 15% की सीमा में भी ढील दी गई है, ताकि यात्रा में और ज्यादा लचीलापन आ सके। परिवार के साइज को लेकर भी नियम एकदम साफ हैं। एक पास पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि इन 5 लोगों में ज्यादा से ज्यादा 2 ही आश्रित यानी डिपेंडेंट्स शामिल हो सकते हैं। यह नियम ये पक्का करता है कि इस सुविधा का सही इस्तेमाल हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। MSCP यानी मॉडिफाइड अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत कर्मचारी को पैसों का फायदा तो मिलता है, एक तरह का फाइनेंशियल ग्रेड एलिवेशन होता है, लेकिन इससे उनके पद का दर्जा नहीं बढ़ता। इसीलिए सिर्फ MSCP मिलने से उनके पास के लाभ अपने आप नहीं बढ़ जाते। और भी कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि पास को किसी और को देना या बेचना पूरी तरह मना है, और ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। साथ ही जैसा कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 05/2022 में साफ बताया गया है, अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में होता है और कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो उनके पास की पात्रता वैसी ही बनी रहती है। तो ये तो थे वो आम नियम जो लगभग सभी पास पर लागू होते हैं। अब हम खास तौरों पर उन पासों पर ध्यान देंगे जो आधिकारिक काम के लिए यानी ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए ही जारी किए जाते हैं। सीधी सी बात है, ड्यूटी पास रेलवे के कामकाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कर्मचारियों को इस बात की सुविधा देते हैं कि वो अपने काम के सिलसिले में बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकें। और यात्रा की ज़रूरत कैसी है, इस आधार पर ये पास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मेटल, कार्ड या फिर चेक पास। अब ड्यूटी पास में भी एक हायरार्की है, एक पूरी व्यवस्था है, और इसमें सबसे ऊपर आते हैं मेटल पास। ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इन 3 श्रेणियों में होते हैं, और ये सीधे तौर पर एक अधिकारी के वेतन स्तर और उनके ग्रेड से जुड़े होते हैं। अब ये जो टेबल हम देख रहे हैं, ये RBE संख्या 120/2019 पर आधारित है, और ये इस पूरी हायरार्की को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेतन का स्तर यानी पे लेवल बढ़ता है, लेवल 8 से लेकर एपेक्स स्केल तक पास का प्रकार भी ब्रॉन्ज से सिल्वर और फिर गोल्ड में बदल जाता है। ये सीधे सीधे पद की वरिष्ठता को दिखाता है। तो हर मेटल पास के साथ मिलने वाली सुविधाएं अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड पास धारक पूरे भारतीय रेलवे में यात्रा कर सकते हैं और उनके परिवार के 2 सदस्यों को फर्स्ट AC की सुविधा मिलती है। वहीं ब्रॉन्ज पास का दायरा और यात्रा की श्रेणी दोनों ही सीमित होते हैं। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर इतना जरूरी और इतने फायदों वाला मेटल पास खो जाए तो क्या होगा? जाहिर है, चूंकि इन पासों से काफी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए इन्हें खोने पर भारी भरकम वित्तीय जुर्माना लगाया जाता है। रेलवे बोर्ड का एक पत्र है, नंबर 2017/G/127/4। इसके हिसाब से अगर गोल्ड पास खो जाता है तो वसूली शुल्क है 26,113 रुपये। ये एक बड़ी रकम है जो इस पास के महत्व को दिखाती है।
और सिर्फ गोल्ड पास ही नहीं, सिल्वर पास खोने पर भी अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है, 4,964 रुपए। और अखिल भारतीय ब्रॉन्ज पास के लिए भी लगभग इतनी ही राशि यानी 4,960 रुपए का जुर्माना है। ये नियम कर्मचारियों को इन जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेटल पास तो बड़े अधिकारियों के लिए हो गए, लेकिन रेलवे तो बहुत बड़ा संगठन है। यहाँ दिन प्रतिदिन के काम के लिए कई और तरह के ड्यूटी पास भी होते हैं, जो अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। यह फर्क समझना बहुत आसान है। सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है, यानी कितनी बार सफर करना पड़ता है। कार्ड पास उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें एक ही रूट पर बार बार लगभग रोजाना यात्रा करनी पड़ती है। वहीं चेक पास तब जारी किया जाता है जब किसी को कभी कभार किसी खास काम के लिए यात्रा करनी हो। अब सोचिए कि कोई इमरजेंसी आ गई, किसी अधिकारी को फौरन किसी दूर के स्टेशन पर पहुंचना है और उनके पास पासबुक नहीं है। ऐसे हालात के लिए होता है वायर पास। इसे टेलीग्राम या किसी आधिकारिक आदेश के जरिए जारी किया जाता है ताकि काम न रुके। और ये बक्कल पास, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल जमीनी स्तर का समाधान है। गैंगमैन जो पटरियों पर काम करते हैं, उन्हें व्यस्त सबर्बन लाइनों पर लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये बक्कल पास उन्हें किसी भी लोकल ट्रेन में आसानी से यात्रा करने की सुविधा देता है ताकि वो अपना काम तेजी से कर सकें। तो अब तक हमने अलग अलग तरह के पास समझ लिए। चलिए अब आखिर में कुछ खास प्रावधानों पर नजर डालते हैं जो इन नियमों को और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं और कर्मचारियों को सुविधा देते हैं। ये नियम असल में यात्रा की प्लानिंग में बहुत मदद करते हैं। देखिए कैसे। पहला, कर्मचारी चाहें तो अगले साल का पास 60 दिन पहले ले सकते हैं ताकि वो आराम से रिजर्वेशन करा सकें। दूसरा, उस पास पर यात्रा 1 जनवरी से ही शुरू होगी। और तीसरा, अगर इस साल का कोई पास बच गया है तो उसे अगले साल 30 अप्रैल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जानना भी जरूरी है कि पास सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही नहीं होते। कुछ पास बहुत ही खास टेक्निकल कामों के लिए भी होते हैं, जैसे इंजन पास या ब्रेक वैन पास। ये पास इंजन या फुटप्लेट के इंस्पेक्शन जैसे कामों के लिए सक्षम विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो हमने देखा कि रेलवे पास नियम कितने डिटेल में और कितने व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं, जो सुविधा और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इन बुनियादी पास नियमों को कैसे बदलना होगा ताकि ये अगली पीढ़ी के रेल कर्मियों की जरूरतों को भी पूरा कर सकें।